आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसकी वजह से 1200 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं, जिसने 15 करोड़ लोगों की बचत जो लगभग 3 लाख करोड़ है उसे हजम कर ली और डकार भी नहीं ली। देश के आधे से ज़्यादा सूबों के हाईकोर्ट जिसके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई कर रहे हों, सैकड़ों जिला अदालतें भी जिसकी धोखाधड़ी के मामले को देख रही हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसे 2 साल से ज़्यादा इसलिए जेल में रखा हो कि वो 24,000 करोड़ रुपए के गड़बड़ झाले का सही हिसाब न दे रहा हो, वहाँ से पैरोल पर छूटा हो, जिसने अपने सारे परिवार को विदेशी नागरिक बनाकर देश से बाहर कर दिया हो और जिसके 15 लाख से ज़्यादा कर्मचारी देश के विभिन्न शहरों में उसके खिलाफ विरोध का झंडा लेकर सड़क पर उतरने पर मजबूर हों। ऐसे व्यक्ति के सामने केंद्र और राज्य सरकारें दशकों से किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही हो। क्या आप उससे परिचित नहीं होना चाहेंगे? नाम तो ज़रूर सुना होगा। आइए थोड़ा विस्तार से उसके बारे में जान लेते हैं। सहारा इंडिया, ये नाम सुनते ही वो दौर याद आता है जब एक व्यक्ति सुब्रत राय के नाम की धमक पूरे उत्तर भारत के हर घर में सुनाई देती थी, जो खुद को सहारा श्री कहलाना पसंद करता था, जिसकी कंपनी सहारा इंडिया हर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का गुल्लक हुआ करती थी, जहां वो रोज के 2-5 रुपए इस उम्मीद में सहारा के एजेंट के जरिए जमा करवाते थे कि जब भी ज़रूरत होगी तब उस गुल्लक को तोड़कर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेगा और बेटी का ब्याह हो, घर की छत हो या बच्चों की अच्छी पढ़ाई, सब उसकी इसी गुल्लक पर टिका होता था। सहारा इंडिया और सुब्रत राय एक बार फिर चर्चा में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चमकते सूरज को ग्रहण लग गया? जो कल तक सूरज को जल चढ़ा रहे थे आज वही बागी हो गए और जिनके चलते सहकारिता मंत्रालय देखने वाले अमित शाह को खुद आगे आकर मामले को देखने का आश्वासन देना पड़ा। बिहार के अररिया में सन 1948 को सुधीर चंद्र राय और छवि राय के घर में जन्म लेने वाले सुब्रत राय ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद स्नैक्स के धंधे में हाथ आजमाया। उनके पास एक लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था जिस पर वो अपना ब्रांड जया प्रोडक्ट के नाम से बेचा करते थे। धंधा कामयाब नहीं हुआ, जिसके बाद 1978 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपने 3 सहयोगियों के साथ एक छोटे कमरे, एक टेबल कुर्सी और कुल जमा 2,000 रुपए के साथ सहारा चिटफंड कंपनी की नींव रखी। छोटे स्तर की चिटफंड कंपनी के बाद 1987 में सुब्रत राय ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की एक बड़ी पैरा बैंकिंग कंपनी की शुरुआत लखनऊ से की, जिसे सहारा इंडिया के नाम से जाना गया। इसके बाद सुब्रत राय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हर दिन सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते गए और नए कीर्तिमान बनाते गए। सुब्रत राय के सपने बड़े थे। उनके सपनों को पंख दिए उन लोगों ने जो रोज कुआं खोदते और रोज पानी पीते थे, यानी समाज का वो तबका जिसे हम निम्न मध्यम वर्ग कहते हैं। कंपनी की स्कीम सीधी सी थी। मोटी रकम जमा करने की जगह वो डेली बेसिस पे कलेक्शन करती, जहां निवेशक मिनिमम 2 रुपए भी रोजाना जमा कर सकते थे। इन 2 रुपए देने वाले और कंपनी के बीच एक कड़ी की जरूरत थी। वो कड़ी बने सहारा के समर्पित एजेंट या अभिकर्ता, जो जमाकर्ताओं के आसपास के जाने पहचाने चेहरे थे। धीरे धीरे जमाकर्ता बढ़े, अभिकर्ताओं को भी अच्छा कमीशन मिलने लगा। सहारा ने अपने एजेंटों के अंदर कंपनी पर भरोसा और आत्मविश्वास इतना भर दिया कि वो खुद को सहारा का एजेंट नहीं, कंपनी का हिस्सा और सहारा को अपना खुद का परिवार मानने लगे। अच्छा, ये सिर्फ मानना भर नहीं था। इसके लिए सुब्रत राय कंपनी को सहारा परिवार का रूप दिया। अपने नाम के साथ भी सुब्रत राय ने सहारा श्री जोड़ा, जिसके साथ ही सहारा इंडिया के सभी बोर्ड मेंबर और अधिकारी भी अपने नाम के साथ सहारा जोड़ने लगे। अभिवादन के लिए नमस्ते नमस्कार की जगह सहारा प्रणाम शुरू कर दिया गया। अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन आते कि सहारा इंडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि लाखों लोगों का संयुक्त परिवार है। एक समय सहारा रेलवे के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रोजगार देने वाली कंपनी बनी। भारतीय रेलवे के बाद सहारा इंडिया ही वो कंपनी थी जिसने सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। साल 2004 में टाइम मैगजीन ने सहारा को भारत की दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संस्था बताया। इंडिया टुडे पत्रिका ने भी उनका नाम देश के 10 सबसे ताकतवर लोगों में शामिल किया।
उस समय तक सुब्रत रॉय की विभिन्न कंपनियों में 12 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एयरलाइन से लेकर खेल की दुनिया तक सहारा इंडिया का बिजनेस फैला हुआ था। सुब्रत राय ने हर काम बड़ा और भव्य करके इस विश्वास को और पुख्ता किया। 1991 एयर सहारा के नाम से विमान सेवा शुरू की। 2002 में सहारा इंडियन क्रिकेट टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर बनी। अगले 11 साल तक बनी रही। टीम इंडिया के हर खिलाड़ी की जर्सी पर सहारा इंडिया का नाम दिखाई देता था, जिससे सहारा इंडिया पर आम आदमी का विश्वास और पक्का होता रहा। 2005 में फोर्स इंडिया के नाम की एक फार्मूला 1 रेसिंग टीम विजय माल्या के साथ मिलकर खरीदी गई। वही विजय माल्या जो आजकल लंदन में है। इसी क्रम में 2011 में सहारा ने आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी पुणे वॉरियर को भी खरीदा था। सहारा की पहली कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बढ़िया चल रही थी। आम आदमी का भरोसा मजबूत था और वो डेली जमा स्कीमों के साथ साथ अब मंथली फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा जमा कर रहा था। वही सहारा जमाकर्ताओं को स्थापित बैंक से ज्यादा ब्याज दे रहा था। मतलब ये कि कंपनी खूब तरक्की कर रही थी, जिससे एक के बाद एक कंपनियां खड़ी की जा रही थी। यह कहें लालच का एक ऐसा जाल फैलाया जा रहा था जिसमें फंसने के बाद शिकार बेबस होकर रह जाता। सुब्रत राय ने सन 2000 में सहारा हाउसिंग के नाम से एक नई कंपनी शुरू की, जिसमें छोटी पूंजी वाले आम आदमी को बड़े घर का सपना दिखाया गया। 10,000 रुपए की किस्त से शुरू होने वाली इस स्कीम में 10 साल बाद प्लाट या फ्लैट देने का वादा था। किस्त भी सुविधानुसार थी, तिमाही, छमाही, सालाना। आम आदमी ने ब्रांड सहारा पर भरोसा कर इसमें भी खूब दिलचस्पी दिखाई, और आखिर दिखाता भी क्यों नहीं। तब के बड़े फिल्म स्टार से लेकर खिलाड़ी और प्रधानमंत्री के साथ सुब्रत राय हर दिन नजर आते थे। सहारा इंडिया की नींव में जो पहली दरार पड़ी वो सहारा हाउसिंग का बंद हो जाना था, लेकिन समर्पित एजेंटों ने जमाकर्ताओं को समझा लिया और उनके पैसे को अपनी ही दूसरी कंपनियों में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। साल 1992 में सुब्रत राय ने एक और नई पैरा बैंकिंग कंपनी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन के नाम से शुरू की थी, जिसका फायदा उन्हें आगे चलकर हुआ। जब रिजर्व बैंक द्वारा 2008 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कारोबार को रोक दिया, तब 1992 में शुरू की गई इस कंपनी के जरिए उनका काम वैसे ही चालू रहा जैसे पिछली कंपनी में था। ये सब उनके लिए बस सांप के केचुल बदलने जैसा रहा। उसके निवेशक को तब कोई समस्या नहीं हुई थी, क्योंकि आम निवेशक को उनका भुगतान समय पर मिल रहा था, जिसके चलते कंपनी पर निवेशकों और अभिकर्ताओं का विश्वास पूरी तरह कायम रहा। इसी कंपनी में सहारा हाउसिंग के ग्राहकों का पैसा भी एफडी करवाया गया था। 2005 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देश के सारे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनियों को रेगुलेट करती है, उसने अपने ऑडिट में पाया कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की केवाईसी इनकम्प्लीट है। इसे पूरा करने के लिए सहारा को समय दिया गया, मगर समय देने पर भी कंपनी ने जरूरी कागज पत्र पूरे नहीं किए। तब आरबीआई ने प्रेस नोट के जरिए कार्यवाही करने का नोटिस जारी कर 5 जून 2008 से इस कंपनी में नई जमा पर रोक लगा दी थी, और फिर आरबीआई ने इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी 2015 में कैंसिल कर दिया। इसी बीच सन 2006 में एम्बी वैली सिटी, जो पुणे से 87 किलोमीटर दूर और लोनावाला से 23 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में 10,600 एकड़ में फैली सहारा इंडिया परिवार द्वारा विकसित किया गया लग्जरी शहर है, जिसे पूरी तरह भारत के सुपर रिच लोगों के लिए बनाया गया, जिसमें 600 से 800 बंगले हैं। यहाँ भारत माता की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भी स्थापित है। इसकी स्थापना के बाद से ही इस पर मानदंडों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे। साथ ही सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के तकरीबन 62,000 करोड़ के निवेश को भी लेकर काफी सवाल हुए। सहारा पर सवाल उठना तब शुरू हुए जब सुब्रत राय एंड कंपनी ने शेयर बाजार में कदम रखने का निर्णय लिया। छोटे जमाकर्ताओं के पैसे की इस खेल को और बड़ा बनाने के लिए शेयर बाजार में प्रवेश की योजना पर काम शुरू हुआ। 1993 में रजिस्टर्ड सहारा प्राइम सिटी 2009 में सेबी को शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए आवेदन करती है। सेबी वो संस्था है जो शेयर बाजार को रेगुलेट करती है। सहारा प्राइम सिटी ने सेबी को आईपीओ लाने के लिए डीआरएचपी भेजा। डीआरएचपी माने ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस।
यह एक लेखा जोखा होता है जिसमें शेयर मार्केट में पैसा उठाने वाली कंपनी की पूरी जानकारी होती है। और जब सेबी ने सहारा की जन्म कुंडली खंगाली तो तब पाया कि सहारा की दो कंपनियां सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड में निवेशकों से गलत तरीके से निवेश कराया है। इसके साथ ही जनवरी 2010 में नेशनल हाउसिंग बैंक के जरिए एक व्यक्ति रोशन लाल ने भी सहारा समूह के खिलाफ ऐसी ही शिकायत दर्ज करवाई। यह शिकायत भी सेबी के पास ट्रांसफर कर दी गई। सेबी ने गलत तरीके से धन उगाही के मामले में 12 करोड़ के जुर्माने के साथ इनके लेन देन पर रोक लगा दी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि तब तक 2004 में शुरू हुई सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और 2005 में शुरू हुई सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड में तकरीबन 3 करोड़ लोगों के लगभग 19,000 करोड़ जमा हो चुके थे, जो ब्याज के साथ 24,000 करोड़ हो चुका था। सेबी को यह जानकारी मिली कि ये कंपनियां गलत तरीके से ओएफसीडी जारी कर रहे हैं। अब जान लेते हैं ओएफसीडी क्या है। ओएफसीडी जनता से पैसा उधार लेने का एक जरिया है। उसके बदले में जनता को ब्याज दिया जाता है। साथ ही इसके जरिए निवेशक कंपनी में हिस्सेदार भी बन सकते हैं। ओएफसीडी के नियम के अनुसार अगर 50 से कम लोगों को ओएफसीडी जारी होती है तो भारत सरकार की एक संस्था कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी होती है और 50 से ज्यादा लोग होने पर ओएफसीडी देने के लिए दूसरी संस्था सेबी से पूछना पड़ता है। यहाँ से ये गड़बड़ी सामने आई कि सहारा ने सेबी की अनुमति के बिना ओएफसीडी जारी किए। सेबी की जांच में सामने आया कि सहारा की इन दोनों कंपनियों में लगभग 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ ब्याज सहित इकट्ठा किए गए। इसमें बड़ी बात यह थी कि सेबी की जांच में पाया गया कि बहुत सारे निवेशक फर्जी थे जिनका कंपनी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आसान भाषा में कहें तो सहारा ने अपने उन जमाकर्ताओं का पैसा लिया जिन्होंने उनकी पैरा बैंकिंग कंपनी में जमा कर रखा था। मैच्योरिटी के बाद जब उन्होंने पैसे मांगे तो एजेंटों के जरिए उन्हें बड़े सपने दिखाकर इन दोनों कंपनियों में पैसा फिर से इन्वेस्ट करवाया। बताया यह गया कि इन पैसे से कंपनी देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएगी जिसका फायदा निवेशकों को मिलेगा। इस फर्जीवाड़े के सामने आते ही सेबी ने इन दोनों कंपनियों की ओएफसीडी पर पाबंदी लगा दी। साथ ही सहारा को यह आदेश दिया कि वो सभी जमाकर्ताओं का पैसा 15% ब्याज के साथ वापस करें। यहाँ से सेबी और सहारा के बीच की कानूनी जंग शुरू होती है। साथ ही सहारा इंडिया और सुब्रत राय के बुरे दिन। सहारा ग्रुप ने सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल में जाकर इस फैसले का विरोध किया। अक्टूबर 2011 में ट्राइब्यूनल ने भी सेबी के निर्णय को सही ठहराया और सभी जमाकर्ताओं के 24,000 करोड़ वापस करने को कहा, जिसके बाद सुब्रत राय इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अगस्त 2012 को सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय ने भी सहारा से निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए सेबी में जमा कराने का आदेश दिया। इस आदेश से पहले सहारा समूह ने एक नया दांव खेला। उसने मिलावट के खिलाफ शुद्धता की जंग में क्रांतिकारी और देशभक्तिपूर्ण दावे के साथ 2011 में सहारा क्यू शॉप के नाम से एक नई कंपनी खोल ली। ये कंपनी वैसी ही थी जैसी बिग बाजार और डीमार्ट, जहां रोजमर्रा की जरूरतों के सामान उपलब्ध होते थे। हमेशा बड़ा करने वाले सुब्रत राय ने फिर से एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक ही दिन में एक ही समय में क्यू शॉप के 317 आउटलेट का उद्घाटन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। जैसा कि विरोध को आवाज देने वाले संगठन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के नौशाद अली, जो संगठन के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं और सहारा इंडिया के एजेंट भी, उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में जमाकर्ताओं के पैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही बैक डेट में रातों रात क्यू शॉप और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में इन्वेस्ट करवा दिए गए। नौशाद अली के अनुसार इन्वेस्टमेंट का तरीका भी दिलचस्प था। जमाकर्ताओं को क्यू शॉप के बॉन्ड के नाम पर क्यू शॉप के वाउचर्स दिए गए, जिसमें यह सुविधा थी कि अगर निवेशक चाहे तो क्यू शॉप से शॉपिंग कर ले, जिसमें उसको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो कंपनी 6 साल में उसका पैसा 2.5 गुना करके देगी। ये क्यू शॉप भी एक बुलबुला साबित हुआ। खुलने के अगले साल ही दुकानें बंद होना शुरू हो गई। 2015 के बाद तकरीबन सारी दुकानें बंद हो गई। यहां भी फिर से पुराना खेल खेला गया। इसमें जमा पैसा सहारा के विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में ट्रांसफर करवा दिए गए। खैर, वापस आते हैं केस पर।
दिसंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से इस 24,000 करोड़ की राशि को 3 किस्तों में जमा कराने के लिए कहा। इनमें से 5,120 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जमा करानी थी। सहारा समूह ने पहली किस्त तो जमा करा दी, लेकिन बाकी 2 किस्तें जमा नहीं की। बताया कि जमाकर्ताओं को बाकी 19,000 करोड़ रुपए वापस लौटा दिया है। सहारा ने सबूत के तौर पर 124 ट्रक भर के निवेशकों के दस्तावेज सेबी के मुंबई स्थित दफ्तर भेजे, जिससे लगा ट्रैफिक जाम भी चर्चित रहा। जांच में सेबी ने ज्यादातर दस्तावेज फर्जी पाए, जैसा कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के हवाले से बताया गया कि ये वही जमाकर्ता थे जिनका पैसा उनको बताए बिना ही क्यू शॉप में ट्रांसफर कर दिया गया था। तब सेबी ने सहारा समूह के बैंक खाते फ्रीज करने और जायदाद जब्त करने के आदेश जारी किए। 2018 तक सहारा इंडिया ने सेबी के पास कुल 15,700 करोड़ जमा करवा दिए, जो कि जमाकर्ताओं की रकम 24,000 करोड़ से कम है। सुब्रत राय और सहारा इंडिया ने जमाकर्ताओं का विश्वास जीतने के लिए व्यापार और देशभक्ति का एक बेहतरीन कॉकटेल तैयार किया। लखनऊ स्थित सहारा सिटी में शेर के रथ पे सवार भारत माता की विशाल मूर्ति स्थापित है। अखबारों में जब भी सहारा इंडिया परिवार का विज्ञापन आता तो सबसे पहले भारत माता की तस्वीर होती। 6 मई सन 2013 को सुबह 10 बजे लखनऊ के रमाबाई स्टेडियम में 1,20,000 सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और राष्ट्रगान गाया। ये घटना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ सहारा शरीफ उर्फ सुब्रत राय सबसे बड़े देशभक्त बन गए। ये तब हुआ जब सहारा धोखाधड़ी के मामले का सामना कर रहा था। सहारा ने जब भी विज्ञापन देकर अपने जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं से मुखातिब हुआ या सेबी के आरोप का जवाब दिया, तब उस विज्ञापन में भी शेर के रथ पर सवार भारत माता की तस्वीर प्रमुख रूप से सबसे ऊपर रहती थी। एक तरफ सहारा 6 मई 2013 को अपनी देशभक्ति साबित करते हुए राष्ट्रगान गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हीं सहारा के खिलाफ जुलाई 2013 में, यानी लगभग 2 महीने बाद ही, सेबी उनके द्वारा आदेश का पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा था। देशभक्त सहारा श्री जब कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तब देश की उच्चतम न्यायपालिका ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, जिसके चलते 28 फरवरी 2014 को उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जेल में तकरीबन 2.25 साल बिताने के बाद उन्हें 6 मई 2016 को मां के अंतिम संस्कार के लिए 4 हफ्ते की पेरोल दी गई, मगर इसके बाद उन्होंने जेल का मुंह दोबारा नहीं देखा। अब कानून के किस खिलाड़ी ने क्या दांवपेच दिखाए, कैसे वो अब तक बाहर हैं, वो भी अपने आप में एक रोचक विषय है। इतना सब होने के बावजूद सहारा के एजेंटों का भरोसा अब भी कायम था, साथ ही उनके जरिए उनके जमाकर्ताओं का भी। कहते हैं सुब्रत राय बहुत दूर की सोचते हैं। क्यू शॉप के साथ उन्होंने पैरा बैंकिंग से अलग सहकारी संस्था में प्रवेश किया। पहली सहकारी संस्था सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2010 में बनाई। इसमें भी डेली डिपॉजिट, मंथली डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट स्कीमें वैसी ही थी जैसे पहले की कंपनियों में थी। मगर असल तारीफ तो इस बात की होनी चाहिए कि इतनी सब उठापटक होने के बाद भी उन्होंने 2016 में सहारियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम की 3 और नई कंपनियां सफलतापूर्वक बनाई। अब तक के सारे ग्राहकों को इधर जोड़ लिया गया। इन चारों कोऑपरेटिव सोसाइटी में सुब्रत राय, उनकी पत्नी स्वप्ना राय या उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्यों में शामिल नहीं है। आंदोलन कर रहे संगठन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि इन सोसाइटियों से जुड़े सारे कार्य सहारा इंडिया के ऑफिस से संचालित होते हैं। यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति एक ही कंप्यूटर पर सभी कंपनियों को संचालित करता है, लेकिन कागज पर नाम अलग अलग है। इनका पूरा गणित ऐसे समझिए कि जब क्यू शॉप में जमाकर्ताओं के बांड या बाउचर मैच्योर हुए तो उनको इन क्रेडिट सोसाइटियों में नई स्कीम के तहत फिर से डिपॉजिट करवाने का दबाव एजेंट पर डाला गया। एजेंट अब भी समर्पित थे। इससे ज्ञात होता है कि 80 से लेकर 90% जमाकर्ताओं को राजी कर लिया गया। 1 अगस्त 2022 को संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सहारा की इन चारों सोसाइटियों में 9.88 करोड़ जमाकर्ताओं का 86,673 करोड़ रुपए जमा है। 2022 में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नए लेन देन पर पाबंदी लग चुकी है।
सिर्फ स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना में कार्यरत है, उस पर बैन नहीं है। हालांकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी उस पर मुकदमा चल रहा है, जहां उसे स्टे मिला हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर बैन से पहले 2018 में अभिकर्ताओं का विश्वास पूरी तरह तब टूट गया जब सहारा इंडिया ने वॉलेट सॉफ्टवेयर हर ऑफिस में लगाया। वॉलेट का फंडा ये था कि जब किसी एजेंट के ग्राहक की मैच्योरिटी होती तो वो पैसे मांगता, तब कंपनी एजेंट से कहती कि नए ग्राहक से एफडी करवाओ, जो पैसे लाओगे उसका 75% पुराने ग्राहक को पैसा वापस करने में दिया जाएगा, 25% कंपनी रखेगी, जिससे ऑफिस इत्यादि के खर्चे चलेंगे। इसके बाद एजेंटों की कमाई यानी कमीशन भी मिलना बंद हो गया। उनके इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने अलग अलग स्कीमों में कर रखे थे वो भी मैच्योर होने पर नहीं मिले। जमाकर्ता एजेंटों का गिरेबान पकड़ने लगे, जिससे निराशा चारों ओर फैल गई। परेशान अभिकर्ता मुंह छुपाने लगे। सहारा के अधिकारी तब भी आश्वासन देते थे कि पैसा सेबी के पास है, वापस मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान एक संगठन बना, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जिसके अध्यक्ष हैं अभय शुक्ला। इस संगठन का दावा है कि 15 लाख अभिकर्ता देश के उन सभी हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं जहां भी सहारा के जमाकर्ता हैं, साथ ही उतनी गंभीरता से कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इस संगठन के पास उन सैकड़ों लोगों का रिकॉर्ड है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई डूबने पर आत्महत्या कर ली। लाखों एजेंट अपना बहुमूल्य समय अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाने की जगह आंदोलन और कोर्ट कचहरी में गंवा रहे हैं। संगठन का कहना है कि सहारा सेबी की लड़ाई जमाकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाने की सारी कवायद है, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों की उदासीनता हैरान करने वाली है। हमारा ये लड़ाई तो सेबी के पैसे की है ही नहीं। हमारा पैसा सहारा के विभिन्न कंपनियों घूमते हुए अब कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जमा है और ये सोसाइटियां सरकार के जरिए गवर्न होती है। यहां तकरीबन 1.12 लाख करोड़ जमा है, जो ब्याज के साथ 3 लाख करोड़ हो चुका है। हमारी लड़ाई सिर्फ 24,000 करोड़ की है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी भी सुब्रत राय पर अवमानना का केस लंबित है। संगठन की मांग है कि सुब्रत राय की पेरोल खत्म की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। इस आंदोलन में बड़ी हलचल तब मची जब हाल ही में भोपाल में हुए धरना प्रदर्शन में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 4 विधायक जयवर्धन सिंह, हर्ष विजय गहलोत और महेश परमार, विपिन वानखेड़े और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया मंच पर बैठ गए। साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी घोषणा की कि कांग्रेस के 2024 के चुनाव घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया जाएगा। इसके बाद ही गृह मंत्री का बयान आया कि आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग भी हुई, लेकिन निर्णय क्या हुआ ये बंद कमरे से बाहर नहीं आया। ताज़ा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा पैसे की वापसी की सुनवाई में केंद्र सरकार के अनुरोध पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी के पास जमा पैसे में से 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएं, जिससे जमाकर्ताओं के पैसे की वापसी की जा सके। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आंदोलन को शांत करने का सरकारी स्टंट बताया है। गौरतलब है कि 3 लाख करोड़ के सामने 5,000 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा जैसा लगता है। उल्लेखनीय है कि करीब 2.82 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति सहारा समूह की बताई जाती है। संगठन का कहना है कि सहारा समूह और सुब्रत राय की संपत्ति कुर्क करके सभी पैसे ब्याज समेत वापस किए जाएं।